हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग नीट प्रिपरेशन सीरीज़ की जो पहली सीरीज़ है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आप देखेंगे तो हमने स्टार्ट भी कर दी है। देखिए, जो नीट क्लास 11th का है उसका फर्स्ट लेसन है जिसको हमने स्टार्ट किया है। पहला है जिसको बोलते हैं द लिविंग वर्ड। ठीक है, ये पहला लेसन है, ठीक है, जो कि लिविंग वर्ड में आता है। और आप जानते हैं कि नीट का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भी आ चुका है। ठीक है, तो हमारी तैयारी जो है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो सबसे पहला हम बिल्कुल फर्स्ट से लेकर स्टार्ट कर रहे हैं द लिविंग वर्ड, जिसको पार्ट 1 में हमने किया गया है। इसके 2-4 पार्ट आएंगे, लेकिन मैंने क्या किया है कि इसके अंदर जितने भी एनसीईआरटी के जितनी भी लाइन्स है उनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप हमारी इस वीडियो पर लगातार बने रहें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपके जो क्वेश्चन हैं वो छूटने ना पाएँ। चलिए, हमारे चैनल को आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और इस चैनल को जो है वो लाइक करिए। आपको सबसे बढ़िया कंटेंट नीट एग्जामिनेशन से संबंधित जो है वो आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा पहला है, ठीक है, तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो सबसे पहला जो इसके अंदर जो मैंने पॉइंट रखा है वो हम पहले डेफिनेशन समझेंगे कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। ठीक है, तो आप देखेंगे मैंने लिखा है कि बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। ठीक है, आप देखेंगे बायोलॉजी साइंस किसकी साइंस है, यानी बायोलॉजी साइंस है किसकी, लाइफ फॉर्म्स की। और एक जो यहाँ पे मैंने लिखा है लिविंग प्रोसेस, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन लिखा वो लिविंग प्रोसेस है। तो आप देखिए कि बायोलॉजी दो चीज़ों की साइंस है, एक तो लाइफ फॉर्म्स की है और एक दूसरा किसकी है, लिविंग प्रोसेस की है। लाइफ फॉर्म्स का मतलब होता है इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन्हें लाइफ फॉर्म्स कहा जाता है। यानी ऐसे फॉर्म्स, ऐसे जीवन का ऐसा रूप जिस पे जीवन पाया जाता हो, तो इसीलिए मैंने इसको लिखा है लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, और लिविंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रोसेस जो केवल लिविंग्स में होती हैं उसी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए कि लिखा है कि बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। तो ये पहली डेफिनेशन है, आपने पढ़ा भी होगा कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, उसी तरीके से इसको अलग लैंग्वेज में लिखा गया है कि बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, लिविंग प्रोसेस, ध्यान रखिएगा, लिविंग प्रोसेस। ठीक है, लिविंग प्रोसेस, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोसेस है जो लाइफ फॉर्म्स में होती है। और आप जानते हैं लाइफ फॉर्म्स से दो ही लोग आते हैं, एक का नाम भाई प्लांट्स है और एक का नाम क्या है, एनिमल्स है। ठीक है, तो इसको एक ही शब्द में एनसीईआरटी ने अच्छे से इसको बताया कि लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। ठीक है, अगर आप दूसरी बात देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो सबसे पहला है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट का मतलब ये होता है कि ऐसे वास, देखिए हैबिटेट का मतलब होता है वास स्थान, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हम बोलते हैं हैबिटेट। आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, एक तो हैबिट और एक हैबिटेट। ठीक, तो हैबिटेट का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे पाया जाता है उसे हम हैबिटेट बोलते हैं, लेकिन वो वहाँ पे रह के जो व्यवहार करता है उसे उसकी आदत बोलते हैं, नहीं हैबिट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा गया है वो ये लिखा गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट, यानी एक ऐसा हैबिटेट जहाँ पे वो सर्वाइव करता है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर बात की जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में मिलते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मीनिंग ये होता है कि ऐसा हैबिटेट जहाँ पे जीवन असल में वास्तव में आसानी से संभव ना, वहाँ पे भी ये आपको लिविंग फॉर्म्स यानी लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो दिखाई दे सकते हैं या देते हैं। जैसे कोल्ड माउंटेन, बहुत ही ठंडे माउंटेन पे। ठीक है, जैसे आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट जो है वो बहुत ही ठंडा होता है। ठीक है, जितनी उसकी हाइट बढ़ती जाएगी उतने ही ज़्यादा उसकी जो मतलब जो उसका कोल्डनेस है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कोल्ड माउंटेन पे पाया जाता है। आगे देखिए, हम आगे बता भी रहे हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आप देखेंगे कोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, कोल्ड माउंटेन्स। और कहाँ पाया जाता है, डेसिडस फॉरेस्ट। ठीक है, डेसिडस फॉरेस्ट ओशियन में, फ्रेश वाटर लेक्स में, डिज़र्ट में, हॉट स्प्रिंग्स में। ये ऐसे स्थान हैं जहाँ का जो हैबिटेट है यानी वास स्थान है, यानी रहने वाला जो हैबिटेट है वो इतना सामान्य नहीं होता है जितना कि हमारे इलाके में सामान्य होता है। ठीक है, तो ये ऐसे हैबिटेट में भी आपको जो लिविंग फॉर्म्स हैं या जो लाइफ फॉर्म्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब सभी कीजिए। आप देखिए कि बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू, यानी बायोलॉजी को दो मेन ब्रांचेस में बांटा गया है। मेन ब्रांचेस की अगर बात की जाए तो दो मेन ब्रांचेस में इसको बांटा गया है। पहला है जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी आपने देखा इसको, द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी एंड बॉटनी द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। ठीक है, यानी प्लांट की स्टडी क्या कहलाती है, बॉटनी कहलाती है। इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं याद करने वाले। आप देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, यानी बायोलॉजी के पिता और जूलॉजी के पिता, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी कौन है भाई, तो आप बोलेंगे अरस्तु। हिंदी में इसको अरस्तु बोलते हैं, इंग्लिश में इसे एरिस्टोटल बोलते हैं। फादर ऑफ बॉटनी अगर देखा जाए तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रास्टस।
ठीक है। थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है। और चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग। आप देखिए अगला जो पॉइंट है वो है फादर ऑफ मेडिसिन। ये आपके लिए नया हो सकता है, फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है, ठीक है। तो हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। चलिए अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ लिविंग, ठीक है। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि लिविंग क्या है, ठीक है, यानी लिविंग क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ लिविंग, तो लिविंग के बारे में जब बात की जाएगी तो ये बात की जाएगी ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे लिखा भी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट सर्टेन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स, ठीक है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा कैरेक्टर दिखाते हैं जो बिल्कुल अनोखा होता है। एग्जिबिट सर्टेन यानी कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं, यानी जो लिविंग होते हैं वो कुछ ऐसे कैरेक्टर दिखाते हैं जो नॉन लिविंग नहीं दिखाते, ठीक है। उसी के आधार पे उनको बांट दिया जाता है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक। तो वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं उन्हें हम देखते हैं। जैसे जितने भी लिविंग होते हैं वो ग्रोथ दिखाते हैं, डेवलपमेंट दिखाते हैं यानी विकास होता है उनमें, रिप्रोडक्शन करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट यानी अपने इन्वायरमेंट को वो के प्रति संवेदनशील होते हैं या अपने इन्वायरमेंट को वो सेंस कर लेते हैं। अगला जो है उसको रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होता है कि वो उस इन्वायरमेंट के प्रति प्रतिक्रिया भी करते हैं यानी उसका रेस्पॉन्स भी देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि क्या ये जो कैरेक्टर मैंने लिखे हैं ये केवल लिविंग दिखाते हैं या नॉन लिविंग भी दिखाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे कोई कैरेक्टर जो लिविंग दिखाता होगा, नॉन लिविंग नहीं दिखाता होगा, तो उसी के बेसिस पे उसको जो है वो बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने लिखा है वो ये लिखा है कि जो ऊपर मैंने सब बताया था, ठीक है, उसमें ये सब यूनिक फीचर हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ये सब अनोखे फीचर्स हैं, ठीक है। यानी ये सारे फीचर्स कौन दिखाता है? केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं यानी उनमें ग्रोथ होती है, ठीक है। ग्रो करते हैं, उनमें ग्रोथ होती है। अच्छा, ग्रोथ कहते किसको हैं? तो अगर देखेंगे तो इंक्रीज इन मास यानी मास में बढ़ोतरी एंड इंक्रीज इन नंबर और संख्या में वृद्धि, ठीक है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहीं से राइज करता है कि बताइए ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं? तो आप बोलेंगे इंक्रीज इन मास और दूसरा बोलेंगे इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। यानी मास में इंक्रीज होना और नंबर में इंक्रीज होना ये ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, ठीक है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं। अच्छा, अगर देखेंगे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम होता है, ठीक है। जैसे अगर आप अमीबा की बात करें तो अमीबा जो है वो एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी अगर हम अमीबा की बात करें तो ये अमीबा है, ये जब डिवाइड करेगा तो एक अमीबा ऐसे बन जाएगा, ठीक, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसको बिल्कुल वैसे नहीं बताया, तो दो अमीबा बन जाएंगे। तो आप देखिए कि इसके अंदर क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है वो दोनों सेम है। देखिए, इसको आप ग्रोथ भी कह सकते हैं, इसको आप रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कभी मल्टीसेलुलर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन में भी सेल डिवाइड हो जाती है और ग्रोथ के अंदर भी सेल का डिवीजन ही होता है, तो उनके केस में सेम ही है, ठीक है। किसके केस में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में जो है वो सेम ही माना जाता है। लेकिन आप क्वेश्चन यहाँ याद रखेंगे कि जो ट्विन कैरेक्टर हैं ग्रोथ के, यानी ग्रोथ के दो कैरेक्टर हैं, एक तो इंक्रीज इन मास, ये याद रखिएगा, और एक इंक्रीज इन नंबर। ये कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा भी गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे, आगे है कि इन हायर प्लांट्स, अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें तो हायर प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है ये दोनों चीज़ें एक्सक्लूसिव हैं यानी अलग अलग हैं, ठीक है। यानी सेम नहीं मान सकते आप, ग्रोथ अलग होता है, रिप्रोडक्शन अलग होता है, ठीक है। आगे आ जाइए, इंक्रीज इन बॉडी मास यानी बॉडी के मास में इंक्रीजमेंट, यानी अगर बॉडी का मास जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। और ग्रोथ हमेशा इनसाइड होती है यानी ग्रोथ हमेशा अंदर से होती है, ठीक है, ग्रोथ हमेशा अंदर से होती है। तो बॉडी के मास में इंक्रीजमेंट और उसका ग्रोथ कहलाता है, ठीक है। और ग्रोथ हमेशा अंदर से होती है। जब ग्रोथ कंटिन्यूअसली होती है यानी पूरी ज़िंदगी जो है वो ग्रोथ जो है वो हुआ करती है, तो आप देखेंगे कि व्हेन ग्रोथ टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली, जब ग्रोथ कंटिन्यूअसली होती रहती है पूरी ज़िंदगी यानी थ्रू आउट द लाइफ एज इन केस ऑफ प्लांट, प्लांट के केस में जैसा ऐसा ही है कि पूरी जो ग्रोथ होती है वो हमेशा होती रहती है, तो ऐसे ग्रोथ को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ या उसी को बोलते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ या अनलिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं। और यही ग्रोथ जब पूरी ज़िंदगी ना होकर किसी एक लाइफ स्पैन पे, एक जीवन की अवधि पे जाके रुक जाए जैसा कि एनिमल में होता है, तो उसे बोलते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ या इसी को बोलते हैं लिमिटेड ग्रोथ। क्या बोलते हैं? लिमिटेड ग्रोथ, इसी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा ग्रोथ के बारे में अब बात की जाएगी। देखिए, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी ग्रो करते हैं।
कैसे ग्रो करते हैं, अपनी बॉडी मास में ग्रो करते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे एग्जांपल में मान लो तो जो माउंटेन है या बोल्डर्स हैं या सैंड मोल्ड्स हैं, यानी बालू की जितने भी ढेर होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है कि मटेरियल जो है वो इकट्ठा होते जाते हैं। तो मटेरियल इकट्ठा होते जाते हैं तो उनकी बॉडी बड़ी होती जाती है। जैसा आप जानते हैं हिमालय पर्वत कैसे बना है, ऐसे धीरे धीरे इकट्ठा करके हो जो है वो बना हुआ। तो ऐसी प्रक्रिया को एक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। यानी हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो नॉन लिविंग होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, लेकिन उनके ग्रो को हम एक्रीशन बोलेंगे, ग्रोथ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी मैंने पीछे पहले बोला है कि ग्रोथ हमेशा अंदर से होती है, बाहर से नहीं होती। यानी आप ऐसे बोलते हैं कि हम कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसके ऊपर जाके उसी प्रकार का मटेरियल जाके उसके ऊपर और बढ़ाते चले जाएँ तो उसको हम ग्रोथ बोल देंगे, ये ग्रोथ नहीं होता है। ग्रोथ हमेशा अंदर से होती है, ठीक है। तो नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट हैं ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कभी भी ग्रोथ शो नहीं करते हैं। ग्रोथ शो करते हैं लेकिन इनमें क्या होता है कि बाहर सरफेस पे कोई चीज़ ऐड होती चली जाती है, तो उस एडिशन की प्रक्रिया को एक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हुआ क्या, यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ है, यानी जो ग्रोथ है उसको हम, यानी ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग फीचर, यानी ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर की तरह नहीं ले सकते, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग फीचर उसको नहीं ले सकते, कैन नॉट बी टेकन। अब सवाल आपके दिमाग में आ गया होगा, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उन्हें पता हो गया होगा डिफाइनिंग फीचर क्या है। देखिए डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है, या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसलिए ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रोथ करते हैं और लिविंग भी ग्रोथ करते हैं, बशर्ते फ़र्क इतना है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं वो ग्रो बाहर से करते हैं और वो अंदर से करते हैं, ठीक है। इसलिए हम ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, ठीक है। अभी मैंने बताया कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम उसी को केवल ले सकते हैं जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हो और वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना पाई जाती हो। और ऐसे केस में हम देख रहे हैं कि ग्रोथ दोनों में पाई जा रही है, भले ही कि एक बाहर से हो रहा है एक अंदर से हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसे ही बोलते हैं। तो ग्रोथ का केस हो गया, ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं, रिप्रोडक्शन के केस में देख लेते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का अगर हम केस देखेंगे तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल की योग्यता, एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड, यानी अपनी जैसे संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है। हिंदी में इसे प्रजनन बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहलाती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का हो सकता है, एक सेक्सुअल हो सकता है और एसेक्सुअल हो सकता है, ठीक है। सेक्सुअल के अंदर क्या होता है, गेमीट का फॉर्मेशन होता है, गेमीट की हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल के अंदर गेमीट की मदद नहीं चाहिए, ठीक है, उसमें एक ही पेरेंट बॉडी काफ़ी है। उस पर हम आगे बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे फंजाई में देखेंगे तो फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा होता है, ठीक है। यानी इसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं उसकी वजह से होता है, जैसे कोनिडिया हो गया, ठीक है, जैसे कोनिडिया हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो स्पोर्स के थ्रू बनते हैं। अगर हम ईस्ट में देखें, जो कि एक फंजाई है, हाइड्रा जो कि एक सिलेंट्रेट है, इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग प्रकार का होता है, ठीक है। यानी बडिंग बोलते हैं, क्या होता है, इसकी बॉडी से एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है और वो आउटग्रोथ जो है वो टूट के एक नई बॉडी बना देता है। प्लेनेरिया की अगर बात करें तो प्लेनेरिया फ्लैट वार्म है, प्लेटीहेलमिन्थेस का है, और ये रीजनरेशन की, इसके अंदर रीजनरेशन की पावर ज़्यादा होती है और रीजनरेशन के द्वारा ये रिप्रोडक्शन जो है वो करता है। अगर हम देखेंगे फंजाई के बारे में, फिलामेंटस एल्गी के बारे में, और मॉस के जो प्रोटोनेमा होता है उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो है वो होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। एक एक क्वेश्चन इसके अंदर बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमें और देखनी पड़ेगी कि देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे जीव हैं, यानी ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे म्यूल्स, यानी खच्चर जिसको बोलते हैं, स्टेराइल वर्कर बीज, यानी वर्कर बीज, यानी बीज 3 कैटेगरी की होती है ना। मधुमक्खी, तो मधुमक्खी जो है कुछ ऐसी मधुमक्खी होती हैं जो स्टेराइल होती हैं, नहीं रिप्रोडक्शन कर पाती, और कुछ हमारे अंदर भी होता है कि कुछ ह्यूमन कपुल्स होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, जिनके पास संतान नहीं होती, तो उनके पास संतान नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक के रूप में नहीं ले सकते, ठीक है। आप इतना जानते हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, लेकिन हमारे पास ऐसे भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो इसलिए इसको भी हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास दो हो गए, एक तो ग्रोथ और एक हो गया रिप्रोडक्शन, ठीक है, GR जिसको बोलते हैं, ठीक है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन जो है अब वो डिफाइनिंग फीचर नहीं रहे। अब तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन ऐसे हैं जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं रखते। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अगर कहीं होगा फिलहाल अभी के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब
वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ ना कुछ केमिकल्स के बने हैं, और आप जानते हैं जितने भी केमिकल्स हैं वो नॉन लिविंग है। ठीक है, लेकिन वो जो ये केमिकल्स है वो हमारी बॉडी में लगातार बनते रहते हैं और लगातार बिगड़ते रहते हैं। ठीक है, यानी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बनते रहते हैं, कुछ टूट के बिगड़ते रहते हैं। तो एक हिसाब से जो केमिकल्स हैं वो कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये कन्वर्जन है ना, इस कन्वर्जन को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो रिएक्शंस हैं, जो रिएक्शन मैंने बताई है, ये रिएक्शन केवल सेल के अंदर होती है। ठीक है, सेल के अंदर होती है। ये मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ये देखिए अब मैंने लिख रखा है इसको। ठीक है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अगर हम एनाबॉलिज्म का दूसरा नाम देखें तो उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। कॉन्स्ट्रक्टिव, अब नाम से पता चल रहा होगा कि कॉन्स्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म का मतलब ऐसे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ठीक है, ऐसे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जिसके अंदर किसी कंपाउंड्स का बनने की प्रक्रिया शुरू हो। ठीक है, यानी कॉन्स्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म ऐसे मेटाबॉलिज्म होते हैं जो किसी कंपाउंड्स को बनाते हैं, किससे? सिंपलर मॉलिक्यूल से। जैसे अगर हम देखें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है, अगर ग्लूकोज के कई सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं, ठीक है, तो वो बन जाते हैं स्टार्च। ठीक है, ऐसे ही कि बहुत सारे अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल अगर मिल जाएं तो बन जाता है प्रोटीन। ठीक है, तो उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। अच्छा, कैटाबॉलिज्म में जस्ट उल्टा है कि जो एक लार्ज मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म, या इसी को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, तो यहाँ पे देखिए लिख दिया मैंने कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, आगे देखिए कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म को शो नहीं कर सकता। ठीक, और अभी मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होती है? सेल में होती है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो बताया गया कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल का ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है, और मेटाबॉलिज्म, ये दोनों डिफाइनिंग फीचर है किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि इसके अंदर कोई अपवाद नहीं है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म केवल किस में हो सकता है? लिविंग सेल में, और वो भी सेल के अंदर। और मेटाबॉलिज्म ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं दिखाते, यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए, अगला हमारा टॉपिक है, उसका नाम है कॉन्शियसनेस। क्या नाम है? कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस क्या है? सबसे पहला एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट के प्रति संवेदनशील होना। यानी कोई भी एनिमल कितना एक्टिव है अपने इन्वायरमेंट के प्रति, उसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, कैसे भी होता नहीं कि जिससे हम लोग कभी कहते हैं कि एक आदमी जा रहा था और वो अचानक अनकॉन्शियस हो गया, यानी बेहोश हो गया। ठीक है, तो अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है अब उसको पता नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम ऐसे एनिमल्स हैं जो हमेशा कॉन्शियसनेस होता है, यानी इन्वायरमेंट के अगल बगल क्या हो रहा है उसको पूरी जानकारी होती है, और इन्वायरमेंट के प्रति वो रिस्पॉन्स भी करता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अच्छा, ये जो कॉन्शियसनेस होता है वो कॉन्शियसनेस जो होता है वो किसी स्टिमुलस के प्रति होता है। ठीक है, और ये जो स्टिमुलस का मतलब होता है संवेदना। ठीक है, स्टिमुलस का मतलब, जैसे मान लिया मेरे पास एक कील है और मैंने आपको चुभा दी, तो जो कील है वो स्टिमुलस कहलाएगी। तो स्टिमुलस कई प्रकार का हो सकता है, ये फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, या बायोलॉजिकल हो सकता है। ठीक है, कि फिजिकल के अंदर जैसे मान लिया अल्ट्रावायलेट रेज, केमिकल के अंदर जैसे आप मान लें तो कोई केमिकल है, बेंजीन हुआ, ईथर हुआ, और बायोलॉजिकल के अंदर कोई वायरस हुआ या कोई प्रकार का पैथोजन हुआ, तो ये स्टिमुलस कहलाएंगे। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट हों, और प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट तक, सभी के सभी, यानी अगर आप देखेंगे तो प्रोकैरियोट से लेकर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट तक, सभी एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई के प्रति जो है वो रेस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, इनका रेस्पॉन्स जो है वो होता है। अब अगर देखेंगे प्लांट और एनिमल, ये रेस्पॉन्स करते हैं किसके प्रति करते हैं? तो आप देखेंगे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, दूसरे ऑर्गेनिज्म के प्रति, पॉल्यूटेंट्स के प्रति, और फोटो पीरियड के प्रति जो है वो रेस्पॉन्स करते हैं। तो आपको 1 बाय याद रखना है, लाइट के प्रति, वाटर के प्रति, टेम्परेचर के प्रति, अदर ऑर्गेनिज्म के प्रति, पॉल्यूटेंट्स के प्रति, और फोटो पीरियड के प्रति जो है वो रेस्पॉन्स करते हैं। कहाँ से करते हैं? प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट्स तक। ठीक है, प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट तक ये काम जो है वो करते हैं। आगे देखिए कि जितने भी एनिमल्स हैं इनको हमेशा अपने सराउंडिंग्स के बारे में पता होता है, यानी इनके सराउंडिंग में, इनके चारों तरफ क्या हो रहा है इनके बारे में इनको पता होता है। लेकिन
उनमें से अगर देखा जाए तो ह्यूमन अकेला यानी मानव अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने बारे में कॉन्शियस होता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियस, केवल एक को छोड़कर, एक्सेप्ट किसको, ऐसा कोई पेशेंट जो कोमा में हो, वो कॉन्शियस तो होता है लेकिन अनकॉन्शियस होता है, मतलब सॉरी कॉन्शियस तो होता है लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्शियसनेस जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में तो कॉन्शियसनेस पाया नहीं जाता, इसलिए अब कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब लास्ट में अगर हम देखें तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या पता चलेगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन ये हुई कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी इसका मतलब होता है कि जो डेफिनेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इतना पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, यानी अपनी बॉडी को, अपने नंबर को डबल करते हैं। ठीक, इवॉल्विंग का मतलब खुद ही उसको डेवलप करते हैं। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, और खुद ही उसको रेगुलेट करते हैं, किसको, इंटरैक्टिव सिस्टम को, ऐसा कोई सिस्टम जो आपस में इंटरैक्ट करता हो और वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति यानी बाहरी संवेदना के प्रति जो है वो रिस्पॉन्ड भी करता है। तो ऐसी चीज़ जो इन्वायरमेंट के अंदर ऐसी मौजूद है उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन निकल के आई लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतना पढ़ने के बाद हमें ये पता चला है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये डेफिनेशन निकल के आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की इतना पढ़ने के बाद। ठीक, अब आप देखिए कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नीट के लिए, यूपी टीजीटी के लिए, यूपी पीजीटी के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।